फ्री तुम लोगों को? यस सर। ठीक है चलो। कल हमने स्लाइड पे बात की और स्लाइड को अगर सरल शब्दों में समझाऊं, आर्टिकल 12 में स्टेट है, आर्टिकल 13 में स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ which is arbitrary by nature, और equality before law and intelligible differentia parliament और state legislature must have, ये चीजें हमने पढ़ी। और हम आर्टिकल 19 के बारे में बात कर रहे हैं। देखो तुमने देखा होगा कि हमने आर्टिकल 15 पढ़ा और 16 पढ़ा। हमने आर्टिकल 15-16 की जो हेडिंग है वो ये कहते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 की बात कर रहा हूं मैं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP। RRCSP को होता है रेस, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। RRCSP के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट उसी में उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। बट पार्लियामेंट कैन मेक अ स्पेसिफिक लॉ रिगार्डिंग द डिप्राइव्ड क्लास। और डिप्राइव्ड क्लास का मतलब वहाँ पर वुमेन, चिल्ड्रन और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उस सेक्शन में उसके एक्सेप्शन दिए हुए थे कि मतलब पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगा लेकिन स्पेशल लॉ बना सकता। अपने 16 में भी ये पढ़ा। 16 में अपन ने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें भी हमने पढ़ा स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगा पर स्पेशल लॉ बना सकता है। हमने बात की आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, 4A, 4B एंड 5 एंड जो लेटेस्ट हुआ है 6 वाला, उसकी हमने बात करी। इसका मतलब उन्हीं में उसके एक्सेप्शंस दे दिए गए हैं। स्टेट जो है लॉ बना सकता है, क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद सीधे हमने जंप की आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में भी बात कही गई कि हर पर्सन के पास में ये जो 6 जो फंडामेंटल राइट्स जो इनिशियली 7 थे, ये 6 फंडामेंटल राइट्स उनके पास में है। लेकिन उसमें ये लिख दिया कि इन 6 राइट्स को बोलूं कि चुप रहूं, यूनियन चला तो था बस ने, पर प्रोफेशनल हो गया, मतलब पर व्यापारिक हो गया। तो इन सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो आर्टिकल 19 में बेंच दिया हुआ है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के सब ग्राउंड्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल 1 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलूं, है ना, स्पीच से है, तो कब उसको सस्पेंड किया जा सकता है? तो ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं इन बेसिस पे उनको सस्पेंड किया जा सकता है। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग। ये रहा आर्टिकल 19 जो है, इनको इन बेसिस पे जो आर्टिकल 19 का है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं रेड कलर से, इन रेड कलर से ग्राउंड्स के थ्रू इनको जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा वाला बोलूं कि चुप रहूं, कल हमने पढ़ रहे हैं, उसी को मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहा हूँ। बोलूं कि चुप रहूं, तो ये रहा टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तो 2 बेसिस पे इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में यूनियन, फॉर्म एंड यूनियन, राइट टू फॉर्म एंड यूनियन, किन बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं? उसमें भी वही वाली बात है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। इसमें एक चीज जुड़ी है, सी में मोरालिटी, है ना, इस बेसिस पे इसको सस्पेंड किया जा सकता है। डी और ई, डी और ई है क्या? हमारे जो हमने जो वो बनाया है फॉर्मूला, बोलूं कि चुप रहूं यूनियन, तो यूनियन तक तो हो गया, है ना। चला था बस नहीं, चला चलने का मतलब है मूव, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और बसने, चला तो था बसने, तो बसने का मतलब क्या है? रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखना, हम इंडिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी रिसाइड कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। तो कहीं भी रिसाइड और सेटल होने का जो हमारा राइट है, ये इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो सस्पेंशन की कंडीशंस कहाँ दी हुई है? 19 सब प्लस 5 में दी हुई है। अब कौन सी है देख लो, इसमें लिखा हुआ है इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी ST
शेड्यूल ट्राइब। तो आर्टिकल 5 में कहीं भी आप जा सकते हो, मूव कर सकते हो, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो आप, परमानेंटली और टेम्परेरीली। लेकिन अगर पार्लियामेंट अगर चाहे या स्टेट लेजिस्लेचर चाहे या लोकल गवर्नमेंट चाहे या अदर अथॉरिटीज चाहे तो वो इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। किन बेसिस पे? जो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे, या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शंस के लिए कर सकती है सर। मैंने तुमको कल बताया था कि शेड्यूल एरिया है, वहाँ पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस है, कोई भी व्यक्ति वहाँ जा भी नहीं सकता और बाहर इंसाइड भी नहीं कर सकता, वरना प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस जो है लगाए जा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हम जो स्पेसिफिक क्लास को प्रिजर्व करने के लिए, उसके कस्टम्स को, उसके यूसेजेस को हम प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये हमारा है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5। तो जो डी और ई है, आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(e), जैसे ऊपर लिख रहा है, इसमें दोनों पर आप एक ही बेसिस पे इनका कंबाइंड जो है वो रिस्ट्रिक्शन 5 में दिया हुआ। आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e) का जो रीजनेबल जो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उनके ग्राउंड्स एक ही हैं जो दिए हुए हैं आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 में। तो इन बेसिस पे याद रखना, बहुत सारी चीजें कॉमन है। हमने आर्टिकल 19(1)(a) में जो पढ़ लिया, हमने जो ये ए में एक बार याद कर लोगे ना, ए में ये ए वाले याद कर लोगे अगर ये वाले, तो मतलब बाकी में सब में सिमिलैरिटी है। बस सी में जैसे मॉरलिटी वर्ड जुड़ गया है, सी में आर्टिकल 19(1)(c) में मॉरलिटी के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और अभी मैंने पढ़ा डी और ई में, डी और ई में ये वर्ड जुड़ गया है, डी और ई में ये एसटी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो आर्टिकल 19(1)(d) कहता है आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। मैंने कल बताया था कोरोना वायरस चल रहा है, पब्लिक एट लार्ज उससे इन्फेक्टेड है, तो या हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशन में जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हमने लॉकडाउन जैसे हमने ऑर्डर कर दिया, तो ऐसे लॉकडाउन जैसे ऑर्डर किए जा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन जैसे ऑर्डर करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। मैंने तुमको हमेशा बात हर लेक्चर में कहूंगा, मेरा वादा है हर लेक्चर में कहूंगा कि पार्लियामेंट को कुछ भी करना होगा, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने पड़ेंगे, थ्रू लॉ करेगा। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है सीआरपीसी, है ना, एक एक्ट बनाया है आईपीसी, एक एक्ट बनाया है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और एक एक्ट बनाया है उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इतने लॉस के थ्रू वो किसी भी व्यक्ति के जो ये आर्टिकल 19 की जो राइट्स है इसको सस्पेंड कर देते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता, अभी जो स्थिति चल रही है ये इमरजेंसी नहीं है, अभी ये पब्लिक एट लार्ज के लिए लोगों का निकलना रेस्ट्रिक्ट किया गया है। और अभी पूरे कंट्री में जो जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऐसा कर पा रही है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो अभी हमारे पूरे कंट्री में सेंट्रल लॉ का लॉ अप्लाई हो गया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो एक ऐसा लॉ है कि जिसके थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कमांड कर सकती है। और ये जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है, इवन दो हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन उस पर गाइडलाइन इशू करने की परमिशन जो है पार्लियामेंट के पास में अभी चल रही है। और वो दूसरा लॉ जो है वो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है। तो इन एक्ट्स के थ्रू उसने क्या किया, आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e), मतलब वैसे तो आर्टिकल 19(1)(d) है वो, है ना, फ्रीली मूव करने के राइट्स हमारे सस्पेंड हो गए हैं। अगर कोई व्यक्ति नॉन कंप्लायंस करता है इसकी, अगर निकल जाता है तो आईपीसी का सेक्शन 188 उस पर इम्पोज हो जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए पार्लियामेंट ने, और इसमें पार्लियामेंट की पावर चल रही है अभी, और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट की बात को मान रहे हैं। लेकिन जब ऐसा किया गया है, जैसे लॉकडाउन लगाया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछेगा कि भैया आपने लोगों को लॉकडाउन में क्यों रखा, तो फिर वो बताया ना सर कि इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, हमने इसलिए किया है। तो वहाँ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक जो है उसका इंटेलिजिबल डिफरेंशियल अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। अगर इंटेलिजिबल डिफरेंशियल नहीं हो गया तो फिर वो ये माना जा सकता है कि आर्टिकल 19(1) जो डी जो था वो आर्बिट्रेरीली जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, जो गलत है। लेकिन अभी तो किसी को नहीं लग रहा है, अभी तो आम पब्लिक के लिए जो किया गया है वो अच्छे के लिए किया गया है। तो इस प्रकार के हमारा लॉकडाउन में हमारा अंदर रहना जरूरी है, हम अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। अगर निकलते हैं
तो हम पे सेक्शन 188 आईपीसी की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। वैसे तो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। अब हम बात करते हैं जी की। जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी का हमेशा ध्यान रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम चाहे तो अपने प्रैक्टिस और प्रोफेशंस जो है उसको एक्सप्लोर करें और ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करें, या करें बिजनेस प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करें, उनको प्रमोट करें और मनी अर्न करें। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन इसको भी चूंकि सस्पेंड किया जा सकता है ना। जैसे अब उनको मैं बताऊं कि अभी शॉप्स बंद है, तो देखा जाए तो ये भी तो आर्टिकल 19(1) का इन्फ्रिंजमेंट है कि गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्डर आ गया है, ऐसा लॉ एग्जीक्यूट हो गया है जिसके कारण लोग अपनी दुकानें बंद रखनी पड़ रही हैं और नुकसान हो रहा है। हेयर सैलून वाले हैं, ब्यूटी पार्लर हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें इनको जिनका जो ये आर्टिकल 19(1) जो है इन्फ्रिंज हो रहा है। तो इसमें भी देखो, यहाँ पर भी वही पॉइंट है, सेम पॉइंट लिखा हुआ है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जैसे कोई हजार्डियस कोई केमिकल है, या कोई ऐसे हजार्डियस गैस हो, या किसी प्रकार का मटेरियल हो, या किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज जो पब्लिक एट लार्ज के हार्मफुल हो सकती है, तो हमेशा उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है बच्चों, उसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रही थी कुछ स्पेसिफिक एरिया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, इनफैक्ट मतलब पॉल्यूशन फैला रहा था। तो उससे की बात कही गई कि जो एनवायरनमेंट जो है वो पब्लिक एट लार्ज से जुड़ा हुआ है, और इसलिए इस प्रकार की पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री को हम बैन कर सकते हैं। तो लोगों ने ये प्ली ली थी उस वक्त कि साहब हमारा आर्टिकल 19(1) है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका आर्टिकल 19(1) है, लेकिन आर्टिकल 19(1) अगर किसी पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा हो या उस पर इफेक्ट डाल रहा हो, तो उसको हम जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हम उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) जो है वो हमारा जो है वो ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करने का है या प्रैक्टिस करने का है, उस पर इजीली रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने बट लिखा हुआ है, बड़ा थोड़ा सा बट स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर वो कोई प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई चीज हो, तो बाकी लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और अगर वो स्टेट के कंट्रोल में कोई चीज है, तो उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे आर्टिकल 19(1) जो है, आर्टिकल 19(1) का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रमोट कर सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती है। मतलब कैसे क्रिएट कर सकती है? अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई शिपिंग कंपनी है, या जो कोई पार्ट बनाती है, या कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें गवर्नमेंट केवल उसी के साथ में डील करना चाहती है और बाकी लोगों के साथ में डील नहीं करना चाहती है, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन की मोनोपोली भी प्रमोट की जा सकती है अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है। जैसे मान लो न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें एक स्पेसिफिक कंपनी को ही कोई वो दिया गया है, जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जिसके साथ में गवर्नमेंट का, तो केवल वही कंपनी जो है गवर्नमेंट को प्रमोट करेंगी, वही कंपनी गवर्नमेंट को मटेरियल प्रोवाइड करेंगी, उन्हीं की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, और गवर्नमेंट उसके अलावा किसी अदर जो वो है वो एस्टेब्लिशमेंट उससे वो चीज परचेज नहीं करेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इस बात का मतलब प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन को लेकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक जो चीज है उसके लिए अगर रिक्वायरमेंट टेक्निकल एजुकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, तो वो टेक्निकल लोगों को ही सिलेक्ट करेगी, मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, या स्टेट के अंडरटेकिंग जितने भी स्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके लिए वो स्पेसिफिक लॉ बना के कह सकती है कि ये लोग डील करेंगे, बाकी लोग डील नहीं करेंगे। तो इसको अपन और बेटर तरीके से समझेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने आर्टिकल 19(1) ABCDEFG ये हमने डिस्कस किया है अभी तक। एफ जो है वो हट चुका है 42nd अमेंडमेंट में, और वो राइट जो है हमारा आर्टिकल 300A बन चुका है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इसका हमने जो फॉर्मूला निकाला बहुत घटिया है। वो फॉर्मूला हमारा ये है कि बोलू कि चुप रहूं, यूनियन चला था बसने पर व्यापारिक हो गया। तो फर्स्ट वाला है हमारा बोलू, बोलू मतलब
एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चुप रहूं मतलब पीसफुल असेंबल होने से। यूनियन का मतलब है जो यूनियन फॉर्म करने का, है ना। और फिर चला था बस नहीं, चला का मतलब है मूव हेयर एंड देयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है रिसाइडिंग एनीवेयर इन इंडिया। और लास्ट वाला हमारा है व्यापारिक हो गया, मतलब व्यापार करने का हमारा जो है। अब इसको, इसके हमने ये भी देखे कि इसको किन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और ये राइट्स कौन कौन से, हमने ये भी देखे। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हम लोगों को। एक मिनट। हाँ, देखो, तुमको एक बात मैंने कल बताई कि इमरजेंसी की कंडीशन में तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो ही जाते हैं, रादर देन आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 के अलावा इमरजेंसी की कंडीशन में सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। खासतौर पे 19 तो बहुत आसानी से सस्पेंड हो जाता है ना। ये मैं तो बता चुका हूँ। इसके नीचे वाली स्लाइड दिखता है जब हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को जब सुप्रीम कोर्ट डांट लगाएगा तो पार्लियामेंट के पास में वो ये आर्टिकल 19 में सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, 4, 5, 6 इनको जो परफॉर्म किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, इन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस के पीछे गवर्नमेंट के पास में किसी प्रकार के ग्राउंड्स होने चाहिए। और ग्राउंड्स कौन से होने चाहिए? जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, 3, 4, 6 में कहे गए हैं वो ग्राउंड्स होने चाहिए। अभी तो रिस्ट्रिक्शन लगाया है उस पर, तो वो किस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे, उनका क्या कोई टेस्ट किया जाएगा क्या? इंटेलिजिबल डिफरेंशियल को प्रूव डिस्प्रूव करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्ली लेने दी जाएगी क्या पार्लियामेंट को? तो ये वो चीजें हैं जिनके थ्रू इंटेलिजिबल डिफरेंशियल को टेस्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन किन बेसिस पे लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शंस केवल अथॉरिटी के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम जो है, हमारी जो कंट्री है उसमें हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया ने ही अपने लोग रिप्रेजेंट करके ऊपर भेजे हैं। तो केवल वही लोग हम पर कमांड कर सकते हैं जिनको हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी नहीं। इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने के राइट्स भी केवल जो है वो स्टेट के पास ही हैं। इंडिविजुअल पर्सन हमारे फंडामेंटल राइट्स पे वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है तो वो अफेंस होगा। जैसे मैंने मैंने अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को एक कमरे में बंद कर दिया तो मेरे अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस इशू नहीं होगा, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। ठीक है, किसी व्यक्ति ने मुझे घर के अंदर बंद कर दिया और वो मुझे कहीं कॉलोनी के बाहर नहीं निकलने देता है, तो उस इंडिविजुअल पर्सन ने मेरा आर्टिकल 19(1) सी और डी इन्फ्रिंज नहीं किया, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है। तो उसने क्या किया है? उस इंडिविजुअल ने क्या किया है? उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो आईपीसी में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर मुझे अपने घर में रॉन्गफुली कन्फाइन कर देता है तो वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है जो आईपीसी में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के नाम से दिया हुआ, तो वो इंडिविजुअल के ऊपर वो चार्जेस लगेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने से मना कर दिया है, एक पर्सन ने, तो उस व्यक्ति ने मुझे रॉन्गफुली जो है वो रिस्ट्रेन किया है। लेकिन अगर यही काम स्टेट ने किया है, स्टेट की अथॉरिटीज ने किया है, स्टेट के ऑफिसर्स ने किया है, पब्लिक ड्यूटी में रहते हुए परफॉर्म किया है, तो फिर ये फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा, क्योंकि वन पार्टी मस्ट बी स्टेट। फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट में एक पार्टी मस्ट बी स्टेट होनी चाहिए। तो हमारा जो रीजनेबलनेस है वो ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो अथॉरिटी के द्वारा लगाए गए हैं। पहली बात, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। अगर स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए तो स्टेट लगा सकती है, अगर उसके पास में इंटेलिजिबल डिफरेंशियल है तो। दूसरा, इट शुड बी रीजनेबल। रीजनेबल वर्ड तो हर चीज में आएगा, चाहे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कह लो, चाहे इंटेलिजिबल डिफरेंशियल कह लो, चाहे रीजनेबल। रीजनेबलनेस जो है वो आर्बिट्रेरीनेस का अपोजिट वर्ड है ना। तो रीजनेबलनेस में तो पूरी दुनिया छुपी हुई है। रीजनेबल है तो फिर दिक्कत ही कहाँ है? रीजनेबल है तो सुप्रीम कोर्ट को भी समस्या नहीं है।
रीजनेबल है तो सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि ओके पार्लियामेंट, अगर आपके पास में रीजनेबलनेस है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा जितने चाहो उतने रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, बट इंटेलिजिबल डिफरेंशियल जिसको मैं कह रहा हूँ वो रीजनेबलनेस ही है ना। तीसरा पर्पस। पर्पस जो है आर्टिकल 19(1) में पर्पसेस दिए हुए हैं। जितने भी मैंने रेस्ट्रिक्शंस पढ़ा है तुम लोगों को, ये जितने भी ये पढ़ा है, ये देखो राइट हैंड साइड में ऑल सिटीजन, ये जितने भी अपन ने पढ़ा ना, ये रेड कलर का, ये देखो इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, फॉरेन सॉरी फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफामेशन, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सब जो है रीजन तो है, इन्हीं रीजन के कारण तो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है। तो इस स्लाइड को फिर से मैं दिखाता हूँ तुमको। इस स्लाइड में बात दो फिर से लिखी हुई है हमारे कि रेस्ट्रिक्शन जो है, कहाँ चला गया यार वो स्लाइड, एक मिनट का, ये रहा। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं लेकिन वो पर्पसिव होने चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, रेशनैलिटी उसमें होनी चाहिए। तो पर्पस तो आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 4 में ये जो दिए हुए हैं ये पर्पसेस यही तो है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के लिए। तो हम इसके बेसिस पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तीसरा जुडिशियल रिव्यू। आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसका अगर जुडिशियल रिव्यू कर लिया गया है तो जुडिशरी डिसाइड करेगी कि ये एक्ट आपका आर्बिट्रेरी है और रीजनेबलनेस है इसमें। तो ये डिसाइड कौन करेगा? उसका जुडिशियल रिव्यू हो चुका हो। और अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ है तो फिर जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। मैंने तुमको बताया था कि एक बार किसी चीज का जुडिशियल रिव्यू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पार्लियामेंट का एक्ट ओके है, तो उस बेंच के डिसाइड करने के बाद में हमको लार्जर बेंच ही उठानी पड़ेगी। नहीं तो माना जाएगा कि वो जस्टिफाइड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उस पर अपने ओके की सील लगा चुका है। यहाँ पे देखो एक टेस्ट है, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसको मैं बार बार रीजनेबलनेस है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ये कहता हूँ, बार बार इन वर्ड्स यूज करता हूँ। उसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट दिया हुआ है कि इस प्रकार का जो अपने ऊपर पड़े ये इसी को ही बेटर एक्सप्लेन किया गया है। ये रेड कलर से जो एक्सप्लेन किए गए हैं इसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट ने अपनी पॉलिसी बनाते समय अगर कोई डायरेक्शन इशू किए हैं, जो डायरेक्टिव्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो ये जो रीजनेबलनेस है ये उनके अकॉर्डिंग होगी, उनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग के हिसाब से कंसिडर की जाएगी। अब पॉलिसी मेकिंग जो है ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स को चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो वो पॉलिसी मेकिंग भी उन्हीं के पास में। और जब वो पॉलिसी किसी प्रकार का डायरेक्शन दे रही होगी तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो जाएंगे स्टेट की पॉलिसी के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इटसेल्फ कोई टर्म नहीं है जिसको हम डीपीएसपी कह रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो पॉलिसी मेकिंग के समय डायरेक्शन के रूप में दिए जाएंगे। अगर पब्लिक एट लार्ज के लिए पार्लियामेंट ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इशू करती है पॉलिसी मेकिंग में, इस प्रकार के डायरेक्टिव को मतलब डायरेक्टिव्स अगर प्रपोन करती है या डिक्लेयर करती है तो इस प्रकार के डायरेक्टिव्स में पॉलिसीज बनाते समय इस टाइप की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं। दूसरा, आर्बिट्रेरीनेस एंड एक्सेसिव नेचर। यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस का मतलब यहाँ पे यह है कि किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेरी एक्ट के थ्रू जो है या एक्सेसिव पावर यूज करके उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे पुलिस, पुलिस वालों के पास में पावर है कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति को थाने में डाल दें, जेल में डाल दें। ये उनके पास में, ये उनका एक्ट आर्बिट्ररी भी हो सकता है, उनकी दादागिरी भी हो सकती है। और चूंकि पुलिस को पावर दी है तो कहीं ऐसी तो नहीं पुलिस अपनी एक्सेसिव पावर का यूज कर रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, पुलिस जो है स्टेट की एजेंसी है। तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी मेकिंग है तो जैसे अभी जो चल रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट हमारे जो प्रिवेंशन के लिए पॉलिसीज मेकिंग कर रही है कि कैसे बिजनेस को प्रमोट करें, कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं, कोरोना डिजीज को स्प्रेड होने से कैसे कंट्रोल करें, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी तो बनाई है। मेडिकल पॉलिसीज अलग हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज अलग हैं, तो अभी भी पॉलिसीज बन रही हैं। तो इन पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में ही तो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। दूसरा, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए और एक्सेसिव पावर का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब आप जाओगे तो आपको ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा कि साहब ये आर्बिट्रेरी ऑर्डर नहीं है, ना ही हमारी पावर का हम एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, हम रीजनेबल यूज कर रहे हैं हमारे रिस्ट्रिक्शंस का। जरूरी है कर्फ्यू लगाना,
मैंने कल तुमको बताया था कि सीआरपीसी की एक सेक्शन है 144 में कर्फ्यू लगा देते हैं। तो कर्फ्यू लगाने का मतलब है कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे कि भैया कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है इस टाइम पे, तो फिर वो बताएंगे कि भैया कर्फ्यू लगाना जो है वो आर्बिट्री ऑर्डर नहीं है हमारा, ना ही हम अपने एक्सेसिव पावर को यूज कर रहे हैं। ये पब्लिक एट लार्ज के लिए, डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करने के लिए, लॉ ऑर्डर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो ये टेस्ट जो रीजनेबलनेस का जो टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट के सामने हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर देखना, नो एब्स्ट्रैक्ट और जनरल पैटर्न और अ मिक्स प्रिंसिपल टू जज रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पे देखना, किसी प्रकार का कोई पैटर्न नहीं हो सकता किसी भी चीज का कि साहब हम तो हर साल लगाते हैं कर्फ्यू, तो हमने इस साल भी कर्फ्यू लगा दिया। हम तो साहब जो है वो उसका कोई ऐसा करना जरूरी है कि ताकि लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो चक्कर ही नहीं होगा, तो फॉर एवर लोगों को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार का कोई पैटर्न या कोई मिक्स प्रिंसिपल नहीं हो सकता। हर बार नए प्रकार से इंटेलिजिबल डिफरेंशियल जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे एक बार कर्फ्यू लगा दिया तो ठीक है, उस वक्त ये झगड़ा था, चक्कर था साहब कि आर्टिकल 370 लागू हुआ था और लोग अपने घरों से बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे आर्टिकल 370 में, तो हमने कर्फ्यू लगा दिया। अब गवर्नमेंट से अगर हर बार ऐसा कहे कि साहब हम तो हर 6 दिसंबर को कर्फ्यू लगाएंगे पूरे भारत में, तो हर 6 दिसंबर को कर्फ्यू नहीं लगाया जा सकता। आपके पास में हर बार कर्फ्यू लगाने के डिफरेंट ग्राउंड्स होने चाहिए। आप कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते। आप प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से कोई नया उसी मैकेनिकली आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि साहब मतलब हर साल 6 दिसंबर को चूंकि बाबरी मस्जिद जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, तो हम तो हर साल 6 तारीख को कर्फ्यू लगा देंगे। ऐसा काम नहीं किया जा सकता। आप पैटर्न बेस्ड नहीं हो सकते। आपको किसी प्रकार का एक्ट जो है वो ऐसा नहीं हो सकता जिससे जिसके थ्रू आप कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट कोई पैटर्न मेंटेन करते हो, या किसी प्रकार का जो प्रिंसिपल और जो कोई स्पेसिफिक जो रिस्ट्रिक्शंस आपने जो बनाए हैं वो नहीं लगा सकते आप। तो इसको ये थोड़ा सा अलग प्रकार का पॉइंट है, केस लॉ से हम इसको समझेंगे अभी अभी ये लेक्चर पे और चलेंगे अपने बेटा, है ना। देखो, प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स, यहाँ पे ध्यान रखना, सोशल वैल्यूज और सोशल नीड्स को मेंटेन करने के लिए मैंने कल तुमको बताया मॉरलिटी और डिसेंसी, है ना। तो मॉरलिटी और डिसेंसी जो है वो सोशल वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए अगर ऐसा लगता है तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा ही गवर्नमेंट लगा सकती है। आईपीसी में कई प्रकार के ऑफेंस भी हैं ऐसे, और कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं। जैसे तुमको मालूम होगा कि पाकिस्तान में या कई ऐसे जो देश हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो अफेंडर्स हैं उनके साथ में ब्रूटल बिहेवियर होता है, तो वो क्या करते हैं अफगानिस्तान वगैरह में कि लोगों को इनवाइट करते हैं और फुटबॉल और बास्केटबॉल ग्राउंड वगैरह जो रहते हैं उनके, तो वहाँ पे उनको वो कैपिटल पनिशमेंट फांसी की सजा देते हैं। बहुत सारे लोग फांसी की सजा को देखते हैं। तो इंडिया में इस प्रकार की चीजें जो है वो परमिट नहीं की गई हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि सोशल वैल्यूज और ये जो मॉरलिटी है उसके एडवर्स है सब चीजें, कि हम लोगों को भीड़ में इकट्ठा करें और भीड़ में इकट्ठा करने के बाद में एक व्यक्ति को फांसी पे लगा लटका दें या सबके सामने गोली मार दें, शूट एट साइड कर दें। इंडिया में इस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ पर सोशल वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए, मॉरलिटी पब्लिक नीड्स को सोशल नीड्स को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, है ना। अब सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल रीजनेबलनेस, अब मैंने तुमको अभी भी बताई कि दोनों हमारे जो लॉज हैं जैसे कि सीआरपीसी और आईपीसी, में बार बार कह रहा हूँ कि आईपीसी में क्राइम होगा, सीआरपीसी में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में तो लगाए जा सकते हैं थ्रू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2, थ्रू आर्टिकल सब क्लॉज 3, ये सब लगाए जा सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए जो लॉ बनाए हैं उन लॉज के थ्रू भी, जो सब्सटेंटिव है प्रोसीजरल लॉ है, उनके थ्रू भी इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा होता ही है। अगर कोई व्यक्ति जो है पुलिस वाला जो है अपनी एक्सेसिव पावर को यूज कर रहा है, तो सीआरपीसी का सेक्शन 57 ऐसा कहता है कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा आपको, नहीं तो हेवियस कॉर्पस हो जाएगी। तो ये कहाँ दिया हुआ है कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे? तो 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की जो जो फ्रीडम है, किसी व्यक्ति का कहीं स्पेसिफिक एरिया में रिसाइड करना, जाना, मूव हियर एंड देयर, वो अगर राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉज के थ्रू भी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रकार से किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी किया जा सकता है और सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ के थ्रू भी इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं। तो जैसे धारा 144 लगी, तो धारा 144 को प्रोटेस्ट करोगे तो धारा 144 लगाई किसने? डीएम ने लगाई। पुलिस फोर्स ने उसको मॉनिटर कंट्रोल किया, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिए, जो लोग बाहर निकले उनको मारा। तो
ये आर्टिकल 144 का एग्जीक्यूशन है, ये प्रोसीजरल लॉ है। अगर नॉन कंप्लाइंस करते हैं और कर्फ्यू में भी आप बाहर निकल जाते हो तो नॉन कंप्लाइंस के लिए आपके ऊपर सेक्शन 188 आईपीसी लग जाएगी। तो सेक्शन 188 आईपीसी की लग रही है, सीआरपीसी लग रही है, तो आप अपने इस प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं और लॉ बना के इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो भी कुछ काम करेगी उसके पीछे उनके पास में एक लॉ होना चाहिए। और लॉ का मतलब है एनी एक्ट, एनी नोटिफिकेशन, एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, ये सभी लॉ माने गए हैं। तो ये हमने दिखा इस स्लाइड में, हमने एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। पहली बात ये कि वो अथॉरिटी होनी चाहिए, दूसरा रीजनेबलनेस होना चाहिए, दूसरा पर्पसिव होना चाहिए, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जुडिशियल रिव्यू के दायरे में तो हमेशा ही वो रहेगा। उसके बाद में टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा, उस टेस्ट को क्या क्या क्वालिफाई करना है कि डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट के द्वारा, दूसरा प्रकार का कोई एक्सेसिव पावर यूज नहीं की गई हो, उसके बाद में कोई पैटर्न बेस्ड नहीं हो सकता, हर बार आपको प्रूव करना पड़ेगा इंटेलिजिबल डिफरेंशियल कितनी बार आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि साहब प्रीवियसली भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इस बार भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, पैटर्न बेस्ड नहीं हो सकता। हर बार आपको इंटेलिजिबल डिफरेंशियल देना पड़ेगा सेक्शन 144 लगाने का, अगर उसका जुडिशियल रिव्यू किया गया है तो। उसके बाद में फिर है प्रिवेंटिंग सोशल वैल्यूज और सोशल नीड्स। अगर सोशल वैल्यूज और सोशल नीड्स को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और सब्सटेंटिव और प्रोसीजर लॉ के थ्रू भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो फिर से बता दूं, मैं आर्टिकल 19 ही पढ़ा रहा हूँ। मैं आर्टिकल 19 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उनके पीछे, रिस्ट्रिक्शंस के पीछे जो है वो गवर्नमेंट के पास में रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए। तो फिर से समझ लो, आर्टिकल 12, 13, 14 का ही थ्योरीज बार बार आएंगी। कोई भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे आर्टिकल 12 आएगा, आर्टिकल 13 आएगा, आर्टिकल 14 आएगा। अब इसके कुछ केस लॉज डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। इसके जो केस लॉज है बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बंच है ना राइट्स का, ये फंडामेंटल राइट्स का बंच होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस हैं जो हम डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि एक राइट नहीं है, 6 राइट्स हैं, और 6 राइट्स को रीजनेबलनेस डिसाइड करनी है उन 6 राइट्स को सस्पेंड करने के लिए। तो कई बार ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कई बार जो चैलेंज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो इतने सारे हैं, है ना। देखो इतने सारे केस लॉज हैं, तुमको इसको समझना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में इसको प्रॉपर तरीके से तुमको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं तुमको कुछ केस लॉज बता रहा हूँ, नाम इसके याद करना बच्चों, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने तुमको बताया केस लॉज को बताया। विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में नेशनल, इस केस को नेशनल एंथम केस भी कहते हैं। एक जोहोवा करके एक स्पेसिफिक क्लास होती है, कास्ट है, उसके कुछ लोग जो थे वो स्कूल में पढ़ रहे थे, उन्होंने नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम नेशनल एंथम के सम्मान में खड़े हुए हैं, खड़ा रहना जरूरी है, लेकिन नेशनल एंथम गाना जरूरी नहीं। तो उन बच्चों को स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने जो एक रिट लगाई कि साहब हम स्पेसिफिक कास्ट के लोग हैं, और हमारे यहाँ पे हमारे अलमाइटी के अलावा किसी भी चीज को बोलना रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे। तो इस केस में ये कहा गया कि नेशनल एंथम जो है वो गाना जरूरी नहीं है, नेशनल एंथम का जो सम्मान है वो जरूरी है। तो इन बच्चों ने नेशनल एंथम का सम्मान किया है, उसने कोई डिसोबियंस नहीं की है, इसीलिए उनके वो जो स्कूल का जो ये एक्ट था उनको टर्मिनेट कर देने का स्कूल से, वो आर्बिट्रेरी था, और इसमें किसी प्रकार का कंट्री की जो इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के अगेंस्ट ये एक्ट नहीं था उनका। और इस प्रकार के जो बच्चे हैं उन्होंने जो किया वो सही किया। तो ये विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है, ये नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है। इसको याद कर लो अभी से। केरला कहाँ है इंडिया के, जो इंडिया में केरला की सिचुएशन सोचो, है ना। जो साउथ में केरला है, लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे केरला का ये मामला है, और विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये मामला है। नेशनल एंथम केस में उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसमें किसी भी प्रकार का जो स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में, और ये भी आपका राइट है कि आप पीसफुली असेंबल होगे और अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को आप कन्वे नहीं करोगे, तो चुप रहना जो है ना, ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आता है।
कुछ बोलना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, चुप रहना भी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपका। अगर आप चुप रहना चाहते हो तो भी आपको बोलने के लिए आपको कंपेल नहीं किया जाएगा। तो बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नेशनल एंथम केस याद रखना। इस केस को मैं बार बार 3-4 बार बोल रहा हूँ ताकि मेरे बोलने से शायद तुमको ये याद हो जाए। दूसरा एक केस और हुआ बच्चों, तुम लोग ध्यान होगा, कन्हैया कुमार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर किसी को कोई मतलब पुलिस कोई किसी को अरेस्ट करती है तो उसके फंडामेंटल राइट्स रहते हैं उसके पास या नहीं? पुलिस अरेस्ट करती है तो फंडामेंटल राइट्स उसके बिल्कुल रहते हैं उसके पास में, लेकिन वो राइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं आर्टिकल 20 में बच्चे। आर्टिकल 20 और 22। तो जिस पर्सन को आपने अरेस्ट करा है, तो अरेस्ट करना किसका एक्ट है? अरेस्ट करना है स्टेट का एक्ट। तो जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 20 एंड 22 में। फिर वो आर्टिकल 19 इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा हुआ है। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा हुआ है कि हम किसी जो जो पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 में एक वर्ड है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी को हम सस्पेंड कर सकते हैं ड्यू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अगर वो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश प्रोसीजर है तो हम किसी व्यक्ति के जो राइट्स हैं, जो उस व्यक्ति के जो क्या बोलते हैं उसकी जो फ्रीडम है, वो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। तो ये कौन से लॉ में लिखा हुआ है पुलिस अरेस्ट कर सकती है? सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उसके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सस्पेंड होने का मतलब है आर्टिकल 19(1) तो उन पे अप्लाई नहीं होगा। फिर कौन से होंगे? आर्टिकल 20 और 22 अप्लाई होने लग जाएगा, क्योंकि वो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है इसलिए। तो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है बच्चे। जैसे आप ने कोई ऑफेंस किया, आपने मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने के बाद में आपको सजा हो गई, आपको जेल में रखा जाएगा। तो जेल में रखा जाना जो है ये आपके फंडामेंटल राइट्स आपके इन्फ्रिंज हुए हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं? आर्टिकल 19 के, आर्टिकल 14 के राइट्स इन्फ्रिंज हुए। लेकिन जेल के अंदर जिंदा रहने के राइट्स आर्टिकल 21 अभी भी आपका बना हुआ है। आप ऐसा समझो जेल के अंदर भी आपको मार देंगे। जेल के अंदर आपको कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब है ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लॉ का प्रोसीजर है, आपको जेल में रखा जाएगा, लेकिन जेल के अंदर आपको खाना मिलेगा, आप जिंदा रहोगे, ये आपके राइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब कोई व्यक्ति, पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो आपके फंडामेंटल राइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, सस्पेंड नहीं होते। ठीक है? हेलो? ओके सर। है ना? बात समझ में आई तुमको? बात ये कि कन्वर्ट कैसे हो गए? जेल के अंदर आप पहुंच चले गए हो, प्रोसीजर के थ्रू गए हुए हो, आपको जज ने आपको पनिशमेंट दिया है, लेकिन ऐसा तो ना पुलिस वाला अंदर गोली मार देगा आपको। इसका मतलब है आपका आर्टिकल 14 और 19 इन्फ्रिंज हो गया है, और उसमें किस में कन्वर्ट हो गया? आप वो अकॉर्डिंगली 21 में कन्वर्ट हो गया कि आपको फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, और आपको जिंदा रखा जाएगा, आपके साथ में इल ह्यूमन ट्रीटमेंट आपके साथ में नहीं किया जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स चेंज होते हैं। पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करती है तो उसके फंडामेंटल राइट्स चेंज हो जाते हैं, कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कुछ राइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है? कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुमको सबको मालूम है। कन्हैया कुमार, है ना, उन्होंने जो है सेडिशियस स्टेटमेंट का उनके ऊपर चार्ज लगाया है। तो सेडिशियस स्टेटमेंट आईपीसी के सेक्शन 124A में दिए हुए हैं, और उसके ऊपर जब चार्ज लगाया तो उसने रिट में गया वो कि साहब मेरे ऊपर अननेसेसरी चार्जेस लगा दिए गए हैं। मैं एक सिंपल स्टेटमेंट कर रहा था कॉलेज में खड़ा होके, और कॉलेज में बहुत सारे लोग मुझको सुन रहे थे, लेकिन मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो कन्हैयालाल के केस में ये बात कही गई कि भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस जो है ये एक्सप्लोर किए जा सकते हैं उस लिमिट तक जब तक कि वो हेटेडनेस जो हेट पैदा नहीं करे, या लॉ एंड ऑर्डर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में अगर इस बात को लेकर कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, या किसी प्रकार की पब्लिक एट लार्ज इससे अफेक्टेड हो रही है, बंद हो रहे हैं,
चक्का जाम हो रहा है, लोग एक दूसरे को जला रहे हैं, मार रहे हैं, तो फिर इस प्रकार के सेडिशियस स्टेटमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ये इस केस में कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ न्यू दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई अपनी जनरल स्पीच और एक्सप्रेशन अगर शो करना चाहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उससे कुछ दंगे भड़क जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है आपको अरेस्ट तो कर सकती है, और अरेस्ट करना आर्बिट्रेरी एक्ट नहीं है। ये बात कही। तो दो केस बताया, विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नेशनल एंथम केस, कन्हैया कुमार वर्सेस दिल्ली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड सेडेशियस स्टेटमेंट। इस केस में इन दोनों के बीच में अंतर किया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब किस लिमिट तक रहेगी और कब वो सेडेशियस हो जाएगी, है ना। ये बात बताई गई थी कन्हैया कुमार। ये दोनों ही केस याद रहेंगे तुमको, विजय इमैनुअल और कन्हैया कुमार वर्सेस दिल्ली। अब एक और केस बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया केस है। इसको कहते हैं पीयूसीएल। इसको पीयूसीएल से याद रखना, है ना। जो पीयूसीएल तुमको इंटरनेट पे या इधर उधर जब भी तुम सर्च करोगे चीजों पे तो ये पीयूसीएल लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज इसका फुल फॉर्म है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बात कही गई थी कि किसी व्यक्ति पे सर्विलियंस रखे जा रहे हैं जो है वो ड्यू द प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। जैसे एक स्पेसिफिक मिनिस्टर्स थे, उनके टेलीफोन ट्रैप किए जा रहे थे, तो मिनिस्टर्स के टेलीफोन ट्रैप हो रहे थे, उनके पर्सनल टेलीफोन्स भी जो है ट्रैप हो रहे थे, और ऑफिशियल टेलीफोन कॉल्स भी उनके ट्रेस हो रहे थे। तो ऐसा कहा जो हमारे रॉ और इंटेलिजेंट एजेंसीज उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट एजेंसीज ने कहा कि साहब ये तो सर्विलेंस है, इसमें तो हम इस प्रकार का, ये तो एस्टेब्लिश्ड है लॉ, हम चाहे तो किसी भी व्यक्ति का जो कि सर्विलेंस के थ्रू उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और टेलीफोन ट्रैप भी किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पीयूसीएल वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया को हम शॉर्टकट में कहते हैं यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, तो पीयूसीएल वर्सेस यूओआई के केस में कहा था कि टेलीफोन टैपिंग आपको परमिशन तो दी है, लेकिन प्राइवेट चैट सुनने की आपको परमिशन नहीं है। तो इसको जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, जो आर्टिकल 21 में है, प्राइवेसी के अगेंस्ट माना इसको, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की टेलीफोन ट्रैपिंग परमिसिबल है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, प्राइवेट चैट नहीं। अब मंत्री जी अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं और उस पर्सनल चैट भी रिकॉर्ड कर रहे हो आप, और उसको भी आप एंजॉय कर रहे हो, तो ये नहीं कर सकते आप। इस केस में ऐसा कहा था। इस केस को अपन पीयूसीएल वर्सेस यूओआई के नाम से जानते हैं इस केस को। इसके बाद में एक केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ, इसके केस के फैक्ट्स ये हैं कि एक डिपार्टमेंट है, वो जितनी भी प्रेस और ब्रॉडकास्टिंग है उसको मेंटेन करता है, और हर जिले में जनसंपर्क जो विभाग होता है, जनसंपर्क विभाग उसका ऑफिशियल नाम है। तो जनसंपर्क विभाग में ने ये ऑर्डर पास किया कि जितने भी सर्कुलेशन होंगे न्यूज़पेपर के, तो पहले उसकी एक कॉपी डिपार्टमेंट उसको पास करेगा, देन फिर वो सर्कुलेट हो पाएगी। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर सर्कुलेट नहीं कर सकते, सबसे पहले उसकी सर्कुलेशन से पहले उसकी मॉनिटरिंग होगी। अगर वो मॉनिटरिंग करने लायक है तो ही उसका सर्कुलेशन होगा, नहीं तो वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे साफ मना कर दिया ऐसे कहने को। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19(1)A में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती है, और राइट टू नो, आरटीआई और राइट टू नो, ये हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 19(1)A। तो ना तो आप पब्लिक न्यूज़पेपर की पब्लिशिंग और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा सकते हो, और ना ही लोगों के राइट टू नो पर बैन लगा सकते हो। तो इस मामले में ऐसा कहा कि न्यूज़पेपर जो है इसके ऊपर सेंसरशिप बिठाना गलत है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की सेंसरशिप लगाने से मना कर दिया था और कहा था कि न्यूज़पेपर एजेंसीज जो है वो सर्कुलेट कर सकती हैं। उसके पीछे दो कारण है, एक तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का, सर्कुलेशन का राइट्स है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा लोगों का राइट टू नो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। तो इस कारण इस प्रकार का सेंसरशिप गलत है। क्या हुआ, तुम इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी लगाने का कारण ही ये था कि न्यूज़पेपर्स वगैरह इंदिरा गांधी के जो एक्ट्स थे उसके अगेंस्ट उल्टा सीधा छापने लग गए थे, और इंदिरा गांधी को बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और नेशनल इमरजेंसी में डिक्लेयर करने के बाद में जितने भी न्यूज़पेपर थे उन सब न्यूज़पेपर पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो लोगों ने कहा एक तो आपने इमरजेंसी लगाई,
और उस इमरजेंसी में भी क्या चल रहा है ये भी हम नहीं जान सकते। तो ये तो बहुत ज्यादा, मतलब डेमोक्रेसी में ऐसा हो नहीं सकता। वहां तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आरटीआई इसलिए तो लाए 2005 में गवर्नमेंट। आरटीआई जो है डेमोक्रेटिक कंट्री का इनहेरेंट पार्ट है। ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी देयर, ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन इन द डेमोक्रेसी। और ये तो इमरजेंसी लगा दो, जो दिख रहा है उसको अंदर कर दो और लोग जान भी नहीं पाए इस बात को, तो वो तो आप हिटलर हो गए। इस केस में ऐसा कहा कि इस प्रकार की कोई भी इमरजेंसी भले ही लग जाए, न्यूज़पेपर का जो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड राइट टू नो, इस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं किया जाएगा, इमरजेंसी में भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभी मैंने तुमको एक आर्टिकल बताया, आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 कहता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 एनी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड। मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस में अलग अलग बातें कर दी हैं। तो इस केस में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो डेमोक्रेसी का इनहेरेंट पार्ट है। सेंसरशिप कैन नॉट बी इम्पोज ऑन द सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर। तो हमने अभी तक